नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत का महान्यायवादी एवं राज्य का महाअधिवक्ता के बीच अंतर। ये पद मैंने आपको पहले ही बताए हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने एसएससी और रेलवे में। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य का महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। भारत के महान्यायवादी को इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और राज्य के महाअधिवक्ता को कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो, ये दोनों के दोनों ही संवैधानिक पद हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इनका जिक्र है किस अनुच्छेद में? अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 76 में है भारत का एक महान्यायवादी होगा और अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाअधिवक्ता होगा। भाई, भारत का महान्यायवादी तो एक होगा ना, और राज्य तो बहुत सारे हैं, तो हर एक राज्य का महाअधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा। तो ये दोनों के दोनों संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इनका जिक्र है अनुच्छेद 76 में और अनुच्छेद 165 में। उसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का महान्यायवादी बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, और राज्य का महाअधिवक्ता होने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो वो व्यक्ति बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए इसके लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है? एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, क्योंकि देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति और राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। तो नियुक्ति इसकी करेगा राष्ट्रपति और इसकी करेगा राज्यपाल। कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। जब तक राष्ट्रपति इनकी सर्विस से खुश है तब तक इनको रख सकता है, राष्ट्रपति ना खुश हुआ इनको हटा देगा। तो इनका पद या कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। ठीक है। राज्य के महाअधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल पर निर्भर करता है। जब तक राज्यपाल उससे खुश है, उसकी सर्विस ठीक ठाक है, तब तक राज्यपाल उसको रखेगा, वरना हटा देगा। पीछे से तो सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद ही देगा, ध्यान रखना। पीछे से सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद। ये तो केवल पद मात्र है जिनके द्वारा ये काम किया जाएगा, आपको पता है। पद से हटाना, पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। यहां पर कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा देगा। ठीक है। इस्तीफा किसको देंगे लोग? अब नियुक्ति किसने की है? भाई, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की है, तो इस्तीफा भी किसको दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। यहां पर नियुक्ति किसने की है? राज्यपाल ने, तो इस्तीफा या रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा? राज्यपाल को दिया जाएगा। उसके बाद वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करेगा? सैलरी एंड अलाउंसेस राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी और यहाँ पर राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पर आर्टिकल, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ठीक है, रिमूवल, रेजिग्नेशन और सैलरी एंड अलाउंसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ये सिंपल चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पावर की। क्या पावर है इन लोगों के पास? भारत का महान्यायवादी देश का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होती है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। भारत का सबसे बड़ा कानून का अफसर होता है भारत का महान्यायवादी, सबसे बड़ा कानूनी अफसर। ठीक है। इसको हम भारत सरकार का वकील के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भारत सरकार के लिए केस लड़ने का काम करता है, भारत सरकार की तरफ से केस लड़ने का काम करता है। यहां पर राज्य के महाअधिवक्ता की बात करें तो राज्य का महाअधिवक्ता राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है। ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट, राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन है? राज्य का महाअधिवक्ता। इसको राज्य सरकार का वकील कह सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से नियम का, राज्य सरकार के ऊपर जो भी केस या मुकदमे होते हैं उनको लड़ने का काम करता है। तो ये देश का सबसे बड़ा कानून पद है और ये राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी का पद है। अब इनके कार्य की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। पहला कार्य, कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना। ठीक है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी है, तो ये भारत सरकार को एडवाइस देगा, भारत सरकार को सलाह देगा कि भारत सरकार को क्या क्या करना चाहिए। ये कानूनी मामले में राज्य सरकार को सलाह देने का काम करेगा कि राज्य सरकार को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कानून से संबंधित सलाह देगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उपस्थित हो सकता है। भारत का महान्यायवादी पूरे के पूरे भारत राज्य के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, अगर भारत सरकार के ऊपर कोई केस हुआ है, कोई मुकदमा हुआ है, तो उसको डिफेंड करने का काम, भारत सरकार की तरफ से लड़ने का काम कौन करता है? भारत का महान्यायवादी करता है। वैसे ही राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उपस्थित होने का काम कौन करेगा? ये करेगा राज्य का महाअधिवक्ता करेगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करेगा। किसी राज्य सरकार के ऊपर किसी ने केस या मुकदमा कर दिया तो उस राज्य सरकार की तरफ से वकील का काम कौन करेगा? ये वाला व्यक्ति करेगा, जिसको हम राज्य का महाअधिवक्ता कहते हैं। ठीक है। इन लोगों के पास इतनी पावर है कि भारत का महान्यायवादी भारत देश के अंदर छोटे से लेकर बड़े न्यायालय तक
एक जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चुपचाप जाकर बिना किसी अनुमति के जाके कार्रवाई देख सकता है। जैसे मान लो यहां पर हाई कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, तो राज्य का महाअधिवक्ता के पास इतने पावर है कि वो बिना अनुमति जाकर वहां पर बैठ सकता है, कार्रवाई सुन सकता है। वैसे राज्य के अंदर, अब ये तो राज्य का महाअधिवक्ता है ना, तो ये हाई कोर्ट तक, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, यहां पर जाकर पूरी की पूरी कार्रवाई सुन सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, केस लड़ने के लिए जा सकता है लेकिन कार्रवाई सुनने के लिए नहीं जा सकता। ये तो पूरे देश में कहीं पर भी जाके न्यायालय में कार्रवाई सुन सकता है, देख सकता है। ये केवल उच्च न्यायालय तक, उस राज्य के उच्च न्यायालय तक जाकर कार्रवाई दे सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, को रोक नहीं सकता। तो ये केंद्र सरकार को डिफेंड करने का काम करते हैं, राज्य सरकार को डिफेंड करने का काम करते हैं। संविधान द्वारा दिए गए निर्देश और वो अन्य सभी कार्य जो भारत के संविधान ने इन लोगों को दिए हैं, वो सारे के सारे कार्य भी इनके द्वारा ही किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विशेष शक्ति है इन लोगों के पास, स्पेशल पावर है। और वो स्पेशल पावर क्या है कि राज्य का महाअधिवक्ता संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता। हमारी एक संसद है, संसद की कार्रवाई में राज्य का महाअधिवक्ता हिस्सा ले सकता है, ठीक है। और विधानमंडल, अपने राज्यों के अंदर जो विधानमंडल होते हैं, जिसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानमंडल की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप इसको एक मंत्री के बराबर समझो, इस पद को आप एक मंत्री के बराबर समझो। जैसे संसद में मंत्री अपने विचार रखता है, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखता है, वैसे ये लोग भी संसद में जाकर या विधानमंडल में जाकर सरकार की तरफ से बोल सकते हैं, सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने जो भी विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन मंत्री को या उस सदन के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार होता है। एमपी और विधायकों को वोट डालने का अधिकार है, संसद में एमपी, राज्यों में विधायक, ठीक है। लेकिन इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। राज्य के महाअधिवक्ता को और भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये कार्रवाई में भाग लेते हैं, संसद की या राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार की तरफ से पक्ष रख सकते हैं, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि ये उस सदन का सदस्य नहीं है। ये एक सरकारी पद है, ये एक कानूनी पद है। और इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 88 में है। और इसका जिक्र क्या है? अनुच्छेद 177 में। तो ये बात 177 में लिखी हुई है और ये बात 88 में लिखी हुई है। इस बात का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, ठीक है, राज्य के टाइम पे। अब एक प्रश्न जो बार बार उठता है कि बताओ, ये जो राज्य का भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाअधिवक्ता ये जो होता है, क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है? किसी निजी व्यक्ति के लिए केस लड़ सकता है? तो बिल्कुल, भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाअधिवक्ता प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस का मतलब होता है भारत सरकार के लिए तो केस लड़ने का काम करेगा, ये राज्य सरकार के लिए तो केस लड़ने का काम करते हैं। ये अगर चाहे तो किसी भी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी केस ले सकते हैं, लड़ने का काम कर सकते हैं। जैसे लेकिन भारत सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, ये उस राज्य सरकार के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अंबानी ने भारत सरकार के ऊपर केस कर दिया, अंबानी और भारत सरकार में केस चल रहा है, तो ये किसकी तरफ से लड़ेगा? भारत सरकार की तरफ से लड़ेगा, ये अंबानी की तरफ से नहीं लड़ सकता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो अंबानी और अडानी में केस चल रहा है किसी मामले के ऊपर, अंबानी और अडानी में, तो अंबानी और अडानी में से किसी की तरफ से भी ये उसका केस लेके लड़ सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट व्यक्ति के लिए ये केस ले सकता है, लड़ सकता है, लेकिन ये भारत सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाएगा और ये राज्य सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट पद होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अब इसके लिए महत्वपूर्ण बात है, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कोई संवैधानिक पद नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, संविधान के किसी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं है, तो ये संवैधानिक पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये कानूनी पद है, ये एक लीगल पोस्ट है जो भारत सरकार ने बना रखी है। तो ये संवैधानिक पद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र नहीं है, ये कानूनी पद है जो सरकार ने बना रखा है। क्यों बना रखा है अभी समझ में आएगा। नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति भारत सरकार करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, भारत सरकार करती है। वो तो दोनों संवैधानिक पद थे, इसकी वजह से उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल कर रहा था, भारत का मुखिया या राज्य का मुखिया कर रहा था। यहां पर इनकी नियुक्ति करती है भारत सरकार की, कानूनी पद है, भारत सरकार ने इस पद को बना रखा है अपनी सहूलियत के लिए,
तो यहां पर नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, आपको पता है संसद के अंदर अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्य क्या होता है? एजीआई की सहायता करना। भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक अकेला इंसान है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अकेला इंसान है। कहां कहां पर भाग भाग के केस लड़ेगा? इंडिया बहुत बड़ा है, आए दिन सरकार के ऊपर कोई ना कोई केस होता रहता है, तो कहां कहां जाकर ये बेचारा सरकार को बचाएगा, कहां कहां जाके केस लड़ेगा। इसलिए इसकी सहायता के लिए हमने बना रखा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसकी सहायता करता है, इसको असिस्ट करने का काम करता है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए अलावा 4 अन्य सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। इस इंसान की हेल्प करने के लिए 4 सॉलिसिटर जनरल अन्य और भी होते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 ही हो, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी को असिस्ट करने का काम, सहायता करने का काम करता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसको सहायता करने के लिए 4 अन्य सॉलिसिटर जनरल के पद भी होते हैं। ये सारे के सारे पद क्या है? कानूनी है, संवैधानिक नहीं है, ध्यान रखना। लिमिटेशन की बात करें, क्या लिमिटेशन है? ठीक है, क्या इसकी सीमा है? इसकी एक सीमा है, क्या संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता ये? ठीक है, जैसे भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाअधिवक्ता संसद की कार्रवाई में भाग ले रहा था, वैसे ये इंसान संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि एक संवैधानिक पद नहीं है। और दूसरा, भारत सरकार को कानूनी सलाह भी नहीं दे सकता है। कानूनी सलाह देने का काम भारत का महान्यायवादी करेगा, ये थोड़ी करेगा। ठीक है, तो ये भारत सरकार को ना ही कानूनी सलाह दे सकता है, लीगल एडवाइस भी नहीं दे सकता है, और ना ही ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। इसके अलावा इसकी पावर क्या है? ये काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह न्यायालय में उपस्थित होना। संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता, सरकार को कानूनी सलाह नहीं दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये कर क्या सकता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अकेला इंसान है, ये इसको बोलता है कि भाई फलाने कोर्ट में चले जाओ, इस कोर्ट में चले जाओ, ये वाला काम कर दो, यहां पर सरकार के ऊपर केस हुआ है, यहां पर जाके तुम लड़ो। तो ये करता क्या है? भारत सरकार की जगह न्यायालय में जाके उपस्थित होता है, भारत सरकार की तरफ से केस लड़ने का काम करता है ये वाला व्यक्ति, जिसका नाम है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का पद है, ये संवैधानिक पद नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सभी को धन्यवाद।